बेसिकली कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले डिस्कस करनी पड़ती हैं जो कि कहलाती हैं लैंग्वेज फंडामेंटल्स। लैंग्वेज फंडामेंटल्स से क्या मुराद है? तो ये बेसिकली यहाँ पर ये डिस्कस होता है कि एक लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं ना, वो किस तरह फ्लो होता है, उसके फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर ना कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर हमारे पास कुछ आइटरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, और फिर जनाब हमारे पास कुछ जंप स्टेटमेंट होती हैं। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इफ या एल्स इफ या स्विच या चलते रहे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आइटरेशन स्टेटमेंट्स में लूप्स होते हैं, जैसे फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, डू वाइल का लूप है, फॉर ईच का लूप है। फिर जंप स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाती हैं जनाब कुछ जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक का कीवर्ड है, या कंटिन्यू का कीवर्ड है, या गो टू का कीवर्ड है। ये सब जंप स्टेटमेंट होती हैं। और इन तमाम चीज़ों से पहले एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, और वो कहलाता है जनाब कि ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है भाई? क्या होता है भाई वेरिएबल, कौन बताएगा? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है। एनीथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर मैं लफ्ज वेरिएबल यूज करता हूँ तो इससे क्या मुराद है? सही है। क्यों बनाते हैं हम वेरिएबल? कोई वैल्यू स्टोर करनी है मुझे कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर, तो उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया इंटीजर आई इक्वल्स टू 10। अब ये एक लाइन है, इंटीजर आई इक्वल्स टू 10। अभी जो लाइन है जनाब इंटीजर आई इक्वल्स टू 10, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है ना इंटीजर, इंटीजर से मुराद है जनाब एक डेटा टाइप, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप से मुराद हम ये बताते हैं कि ये जो आई है इसकी डेटा टाइप क्या है। तो सी शार्प में मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। आई को यहाँ पर आप कहेंगे कि आई बेसिकली एक वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो 10 लिखा हुआ है इसको आप बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर i इक्वल्स टू 10 में इंटीजर एक डेटा टाइप है, i वेरिएबल है, इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि 10 कहलाता है कांस्टेंट। जबकि ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है इसको आप टर्मिनेटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइन एंड हो गई। सही है? तो ये जो लाइन है इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि एक वैल्यू है 10 और उस वैल्यू को i नामी वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। और ये जो int इंटीजर हमने लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि i की मेमोरी में जो जगह एलोकेट हुई है i के लिए वो 4 बाइट है। ये जो हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, तो डेटा टाइप मेंशन करने से वेरिएबल के लिए मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट मेमोरी की
साइजेस हैं जो एलोकेट होते हैं, और फिर जिस तरह की वैल्यू होती है ना, उस तरह का हम डेटा टाइप यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई नंबर है तो आप यूज करेंगे इंटीजर, सही। मैंने यहाँ पे लफ्ज यूज किया है 4 बाइट। 4 बाइट से क्या मुराद है? 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स। 32 बिट से मुराद है 32 1 0 का कॉम्बिनेशन। एक बिट में या तो 1 आता है या 0 आता है, ठीक है। और 8 बिट्स मिलकर बनाती हैं एक बाइट, सही। तो इंटीजर 4 बाइट का होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का साइज भी 4 बाइट ही होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आप डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि जो ये फ्लोटिंग नंबर होते हैं इनको स्टोर करने का तरीका अलग होता है और नॉन फ्लोटिंग नंबर्स का स्टोर करने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए डेटा टाइप डिफरेंट है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं एक डेटा टाइप कहलाती है डबल। अगर आप डबल यूज़ करते हैं 15.4 तो डबल की डेटा टाइप होती है 8 बाइट, सही है। इसी तरीके से एक और डेटा टाइप होती है जो कि C# में है, वो है डेसिमल। डेसिमल जनाब 16 बाइट का होता है। बात समझ में आ गई? तो ये 4 डेटा टाइप ज़्यादातर आप देखेंगे C# के प्रोग्राम में। इसके अलावा भी होती हैं, जैसे अगर आप बाइट डेटा टाइप यूज़ कर लें तो उसमें एक बाइट आती है, यानी एक बाइट का मतलब है 8 बिट, सही। तो बाइट डेटा टाइप में आप 8 बिट रख सकते हैं। अब इसमें आप वैल्यू कुछ भी रखें, मेमोरी में जगह उतनी एलोकेट होती है जितना कि आपने डेटा टाइप में मेंशन किया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जनाब इसके अंदर ये है, और डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसे एक डेटा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप में आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ABCD। वो कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं। फिर एक डेटा टाइप होती है इसमें बूलियन, इसको सिर्फ बूल लिखा जाता है, C#। इसमें आइदर आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक बिट एलोकेट होती है, या तो 1 या 0। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। फिर जनाब हमारे पास एक और डेटा टाइप जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और स्ट्रिंग में आप बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया कि आज पहली क्लास है, तो ये जनाब जाकर इस str में स्टोर हो जाए। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स की ये डेटा टाइप्स हैं। ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम ये होता है कि राइट हैंड साइड पे जो चीज़ भी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन कर देता है। ज़्यादातर इसके राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, तो वेरिएबल की वैल्यू भी ये इधर असाइन करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो किसी भी लाइन के अंदर जो कोड लिखा होता है उसमें कोई डेटा टाइप हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है। और ऑपरेटर सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और लिख देता हूँ console.writeLine, और इसमें str को प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये होगा क्या कि str की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि है आज पहली क्लास है। अगर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट नजर आएगा वेलकम टू C#, आज पहली क्लास है, जो कि एक्चुअली str की वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये सारे वेरिएबल्स हैं और फिर कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स भी हैं। ये डेटा टाइप्स भी देख लिए हमने।